हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। एज यू नो फ्रेंड्स के पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर तमाम व्यूवर्स के लिए और पर्टिकुलरली उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बेसिक फीचर्स, ये तमाम जो टॉपिक्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उसमें रखे गए हैं। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उन पे चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहले शुरू करने का एक मेरा मकसद ये भी था कि सबसे पहले हमें पता चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, उसके बाद ही हम अपने राइट्स के लिए जो है क्लेम कर सकते हैं, राइट्स के लिए क्लेम करें। तो आइए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बनती हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारा पूरा फोकस जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम जो है उस पर रहने वाला है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है एज अ इंडियन सिटीजन, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी हैं और कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो उसमें रखे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4A में, जैसे मैंने पहले एक पिछले लेक्चर में भी बताया था, पार्ट 4A जो है हमारा, उसमें जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो वो पार्ट है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न रखा गया है। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आर्टिकल इसमें जो आर्टिकल जो इसको डील करता है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो डील करता है वो है 51A। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब मैं पूरा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा डिटेल में बताया था। आपने फ्रेंड्स याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं वो कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, पार्ट 4A। और उसमें आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A। और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इंसेपरेबल। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो है क्या कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो इंसेपरेबल हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारे राइट्स जो हैं, राइट्स कोई भी हम राइट जो है क्लेम करते हैं उससे पहले हमें पता चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी है कि दूसरे आदमी का जो राइट है वो हम उसकी वायलेशन ना करें, किसी दूसरे आदमी का राइट जो है उसको ख़त्म करके अपने राइट को एंजॉय करने की बात ना करें। तो ये दोनों क्या हैं? कोरिलेटिव और इंसेपरेबल हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। लेकिन हमारा एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है फ्रेंड्स कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1950 में जो फाइनल शेप में आया था, ऐसे तो 26 नवंबर 1949 को जो फाइनल तैयार हो गया था, लेकिन उसको फुली तौर पर इम्प्लीमेंट जो किया था वो मैंने आपको बताया था कब किया था, 1950 में किया था, 26 जैन। तो उसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कोई चैप्टर नहीं रखा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की उसमें बात नहीं की गई थी। तो इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1900 फ्रेंड्स देखो, जैसे कि हमारा इंडिया जो था 1947 में जो था वो आज़ाद हुआ, 1915 में जाकर जो था 1950 में जाकर क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लेकिन 1976 में जाकर जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और वो उस 1976 में जाकर जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड की गई थी। और 2002 में भी एक और ड्यूटी जो थी वो हमारी उस ड्यूटी की लिस्ट जो थी उसमें एक 2002 में जाकर भी ऐड की गई थी। तो जी आगे आपको मैं बताऊंगा।
2002 में कौन सी की गई थी और उसमें एक कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या थी, ये सारे प्रोविजंस। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम की मैं बात करूं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जैसे एक टॉपिक रखा गया, उसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 2002 में कौन सी वन जो एक एडिशन हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो कौन सी थी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये सारा आपको बताया जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्रेंड्स याद रखने वाली है वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट जो था वो हमने, जैसे मैंने बताया था, हम कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो वारोड फीचर्स हैं। हमने डिफरेंट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो उनसे हमने वारो किए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम वारोइंग बैक भी कहते हैं कि बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने दूसरे देशों के जितने भी कानून हैं, जितने आइन हैं, उनसे हमने लिए हुए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट था वो हमने एरस्टाइल यूएसएसआर से लिया हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी, तो इसकी रिकमेंडेशन पे स्वर्ण सिंह, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता दूं क्या किया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1976 में स्वर्ण सिंह की सदारत में एक कमेटी जो थी वो तश्कील दी थी, और उसको उस कमेटी को ये दायित्व दिया गया था कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारा इस पे जो है वो पूरा एक स्टडी करे और अपनी रिकमेंडेशंस दे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस थे, इसने कैसे काम किया। स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी। तो ये इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे मैंने बताया 1976 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरदार स्वर्ण सिंह की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस दे, क्योंकि 75 में जो एमरजेंसी लगी थी, तो इंडिया में जो एमरजेंसी लगी थी, एमरजेंसी के बाद इस चीज़ की जो थी ये ज़रूरत महसूस हुई कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सिटीजन्स की जो है वो ड्यूटीज़ भी होने चाहिए। तो एमरजेंसी के बाद ही जो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और ये कमेटी जो थी ये तश्कील दी गई थी। द कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक सेपरेट चैप्टर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होना चाहिए। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। फ्रेंड्स ये याद रखने वाले बात है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी वो तश्कील दी गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो थी वो रिकमेंडेशन दी कि एक सेपरेट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। उसने, इस कमेटी ने क्या किया कि इस कमेटी ने स्ट्रेस किया, इट स्ट्रेस दैट द सिटीजन शुड बिकम conscious that in addition to the enjoyment of rights they also have certain duties to perform as well। तो इस कमेटी ने ये स्ट्रेस किया, इस पर बल दिया, इस चीज़ पर जोर दिया कि सिटीजन जो हैं हमारे, कोई भी नागरिक जो है उस नागरिक को क्या होना चाहिए, उसको कॉन्शियस इतना होना चाहिए कि अपने राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हमारी जो हैं बनती हैं, हमारे देश के प्रति जो बनती हैं, तो वो हमें परफॉर्म करनी है। ये इसने स्ट्रेस किया। The government accepted the recommendations and enacted 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This amendment added new part, namely Part 4A to the Constitution। तो इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अभी याद रखने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशंस को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसमें इन्होंने क्या किया, एक नया पार्ट जो था, एक न्यू पार्ट जो था वो 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी जो तश्कील दी थी उसने ओरिजिनली क्या किया था, इंक्लूजन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें क्या हुआ कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उसने क्या रिकमेंड किया था, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाए, एक सेपरेट चैप्टर हो। याद रखने वाली बात है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसने क्या रिकमेंड किया कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर जो है वो इंक्लूड किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और उसमें कितनी ड्यूटीज़ इंक्लूड की जाए? 8 ड्यूटीज़, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई 1976 में, तो उसने कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उसमें इंक्लूड की थी। उसने 8 रिकमेंड की थी, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक लिस्ट जो थी वो इसमें इंक्लूड करी गई। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, उसके अलावा भी हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे अपने देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा ये एक ज्ञान से भरी हुई जो है ये लिस्ट भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो मुझे लगता है ये हमें डेली बेसिस पे हमें इस चीज़ को अपने माइंड पे रखनी चाहिए। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A फॉलोइंग अदर ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A कहता है कि ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो एक सिटीजन की जो एक सिटीजन को जो है निभानी चाहिए। तो फर्स्ट वन जो है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सबसे पहला जो है, पहली ड्यूटी हमारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमें पालना करनी है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस और आइडियल्स हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, तो इनकी हमने क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो वो सारे आइडियल्स जिन्होंने हमें हमारे जो आज़ादी के लिए हमें प्रेरित किया, नोबल आइडियल्स जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए एक भावना हमारे बीच में भरी, तो वो सारे आइडियल जो हैं उनकी हमने क्या करनी है? पालना करनी है। नंबर 3 जो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें सॉवरेनिटी, जिसे हम खुद मुख्तियारी कहते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो हमारी जो इत्तेहाद और भाईचारा जो है, एक यूनिटी हमारी जो है वो बनी रहे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारे इंडिया की जो है खुद मुख्तियारी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उसको बनाए रखना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 4 ड्यूटी जो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो उसके बाद 4th नंबर पे क्या आता है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन। तो हमने क्या करना है कि एवरी टाइम हमने क्या करना है कि अपनी कंट्री को है, अपना देश जो है उसको हमें सुरक्षित रखना है। कोई भी हमारी एंटी नेशनल जो भी हमारी ताकतें हैं उनसे हमने अपने देश को बचाना है, और जब ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े, तो हमें अपने देश की सेवा के लिए आगे आना है। उसके बाद नंबर 5 पे फ्रेंड्स है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने क्या करना है कि हम आहंगी, हारमोनी होता है, हम आहंगी जैसे प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत, जितने भी भारतवासी हैं उसमें हम आहंगी और भाईचारे की भावना जो है वो उसको हमने प्रमोट करनी है, कि हमने मिलजुल कर रहना है। ट्रांसेंडिंग ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। तो हमने क्या करना है, बगैर किसी धर्म के नाम पे भेदभाव किए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई हमें भेदभाव, बगैर उसके भेदभाव किए, कोई रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को छोड़ के हमने क्या करना है कि हम आहंगी जो है, हार्मनी और एक कॉमन ब्रदरहुड जो है वो हमने प्रमोट करनी है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और ये भी हमारी एक ड्यूटी है कि वुमेन की शान के ख़िलाफ़, वुमेन के अगेंस्ट, उनकी इज़्ज़त, शान, रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ कोई भी जो है प्रैक्टिस जो है हमने नहीं करनी है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे वुमेन को जो है समाज में कोई इंसल्ट फील हो, उनकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जाए। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो हमारी जो थी वो हमने क्या करना है, विरासत, रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर जो हमारी है, हमारी विरासत, पिछले और
हमारी, चूँकि आप जानते हैं कि हमारा इंडिया में जो है वो शुरू से जो है कंपोजिट कल्चर रहा है अलग अलग, तो एक हमारा कंपोजिट कल्चर जो हमें और एक हेरिटेज जो हमें मिली है, तो उसको हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू करनी है, कदर करनी है और उसको बचा के रखना है। मीन टू से कि हमें विरासत में जो एक हमें कंपोजिट कल्चर जो है वो हमें मिला है, जैसे स्टार्टिंग से इंडिया में जो है डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो लोग, जहाँ डिफरेंट सेक्शंस के लोग रहते हैं, अलग कल्चर वगैरह सारा, तो हमने क्या करना है कि कंपोजिट कल्चर हमारा जो है इसको हमने क्या करना है, बचा के रखना है। हमारी विरासत जो है उसको हमने क्या करना है, वैल्यू उसकी कदर करनी है और प्रिजर्व करके रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने क्या करना है कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें फॉरेस्ट आता है, लेक्स आती हैं, रिवर्स आते हैं, तो इन सब को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, बचा के रखना है और जितना हो सके इम्प्रूव करके रखना है ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है। एंड बिल्ड लाइफ टू हैव द बिल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, इनको हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करके रखना है। और हम टू हैव पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमें हमदर्दी, हमारे दिल में दया होना चाहिए, हमारे दिल में। उसके बाद आगे फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 हमारा जो है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है, हमारा साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमने डेवलप करना है, और ह्यूमैनिज्म जो है, इंसानियत जो उसकी भावना अपने अंदर डाली है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो जितना हो सके नई नई चीज़ें जो है सीखने की हमारे अंदर जो है वो स्पिरिट उसकी होना चाहिए। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म जितनी हो सके उतनी हमने लाने की कोशिश करनी है। ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट 9 जो है, उसमें हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने बचा के रखना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको बर्बाद तबाह नहीं करना है। पब्लिक की प्रॉपर्टी मीन्स हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने क्या करना है, सेफ गार्ड करके रखना है। और वायलेंस जो है, वायलेंस से हमने परहेज करना है। कोई वायलेंस जो है हमने समाज में नहीं करना है। तो ये हमारी भी एक फंडामेंटल, एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है बनती है। 10th नंबर जो है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो हम चाहे व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे हम कलेक्टिवली जितना हम जो भी कार्य करें, तो हमने कोशिश करनी है कि उसमें हम जो है बेस्ट से बेस्ट जो है परफॉर्म करें, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। इसलिए हमने क्या करना है, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, चाहे इंडिविजुअली, चाहे कलेक्टिवली हम कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें हमने क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा नेशन जो है वो लगातार जो है हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, तो नई नई उपलब्धियां जो है हमारा देश हासिल करे, हमारा नेशन जो है नई नई उपलब्धियां जो हासिल करे। तो उसकी जानिब हमने कोशिश करनी है हमेशा, एक्सीलेंस की तौर जो है हमें एक्सीलेंस की तरफ हमने आगे बढ़ना है। तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। मतलब बेकार बैठे नहीं रहना है, बल्कि किसी भी फील्ड में हम हैं, हमने कोशिश करनी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। तो हम एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हम कर रहे हो, चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें हमने कोशिश करनी है कि एक्सीलेंस की ओर हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश जो है लगातार जो है आगे तरक्की करता जाए। और उसके बाद जो था 11th, जैसे ये थी 10 से पहली जो ड्यूटीज़, उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि एक और 2002 में एक नई जो ड्यूटी जो थी ऐड की गई थी, वो थी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। स्टूडेंट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि वन मोर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी लिस्ट में, तो किस अमेंडमेंट के तहत की गई थी। तो ये है 86th, ये आपने फ्रेंड्स याद रखना है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, तो उसमें जो थी ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। उसमें क्या था कि हमने क्या करना है, अपने बच्चों को पूरा मौका देना है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे जो हैं उनको हमने पढ़ाई का पूरा मौका देना है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मतलब फिक्स की गई थी।
कि हमने क्या करना है, अपने बच्चों को, माँ बाप के ऊपर जो था एक किस्म की ये ड्यूटी बनती है कि हमने क्या करना है, अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो हैं, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो हैं बच्चे जो हैं, उनको हमने क्या करना है, एजुकेशन अटेंड करने का, एजुकेशन हासिल करने का जो है वो हमने उनको मौका देना है। तो ये ड्यूटी जो थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बड़ी बार क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपने अच्छे से जो अभी मैंने आपको पढ़ाया जी, अच्छे से आपने देखा होगा, समझा होगा। तो इसी तरह लगातार इस चैनल पे बने रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो शुरू होने जा रहा है, तो उसके सिलेबस को जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज का मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक था। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें याद रखने वाली हैं। तो ये हमने जैसे अरेस्ट वाइल जो USSR से लिया है, सवन सिंह कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की थी उसने रिकमेंड किया था कि इसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जो होने चाहिए। उसके बाद इसमें ओरिजिनली उसने जो था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने का रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उसके बाद इसमें 10 जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करता है, पार्ट 4A ये उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है, इसके तहत जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ऐसे भी जो है हमें पता होने चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात जो थी वो याद रखने वाली थी, वो थी कि 11th वन जो फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ऐड की गई थी। कब की गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो थी वो ऐड की गई थी। तो फिलहाल आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। आप यूं ही इस चैनल पे बने रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि मेरे जितने भी आने वाले लेक्चर जो होंगे वो आप तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।